हेलो फ्रेंड्स, हमारे जो लास्ट टॉपिक कंप्लीट हो गए थे वो हो गए थे सिटीजनशिप, नागरिकता कंप्लीट कर लिए थे। ये पॉलिटी की क्लास है। एंड देन आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, या कि जिसे आप मौलिक अधिकार बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ आने की पूरी संभावनाएं रहती हैं, तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से समझिएगा। एंड देन इवन इस पर आपकी ब्रॉड एक थिंकिंग भी डेवलप होगी कि किस तरीके से सारी सिनेरियो चेंज होती है। तो आज अपन पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार या कि इसी को मूल अधिकार बोलते हैं। कहीं पे मौलिक लिखा रहे, कहीं पे मूल लिखा रहेगा। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि ये क्वेश्चन बन जाएगा कि फंडामेंटल राइट को किस भाग के अंतर्गत रखा गया, किस पार्ट के अंतर्गत रखा गया। तो आप ये याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट को भाग 3 पार्ट 3 के अंतर्गत रखा है। और कितने आर्टिकल के अंतर्गत है? आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक, 12 to 35 आर्टिकल। आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक किसके बारे में? फंडामेंटल राइट के बारे में। जो अब क्वेश्चन आपसे एक ये बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो ये याद रखिए, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? फंडामेंटल राइट को। सीधे क्वेश्चन में जाएगा कि भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं फंडामेंटल राइट को, डीपीएसपी को, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को, प्रीएम्बल को। ऐसे 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो याद रखिए, भारत का मैग्ना कार्टा फंडामेंटल राइट को कहते हैं। मैग्ना कार्टा जिसमें एक तरीके से कानून की पूरी व्याख्या हो, ठीक है, जो लोगों के अधिकार के लिए, या कि मैग्ना कार्टा उससे बोलते हैं जो वेलफेयर इंश्योर करे, जो वेलफेयर इंश्योर करे, जो कल्याण, लोगों का कल्याण करे, उसी को बोलते हैं मैग्ना कार्टा। ठीक, तो भारत का मैग्ना कार्टा क्या है? आपका फंडामेंटल राइट। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि फंडामेंटल राइट का उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन बनेगा कि मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या है। तो मौलिक अधिकार का उद्देश्य में आपको दे दिएगा कि भाई इसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक अधिकार प्राप्त करना, आर्थिक अधिकार प्राप्त करना, कि राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना, कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना का। ऐसे 4 ऑप्शन दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, इसका उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र प्राप्त करना, राजनीतिक लोकतंत्र की प्राप्ति। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बनाए रखने के लिए अपन फंडामेंटल राइट का यूज करते हैं। ठीक है, उद्देश्य पूछ लेगा, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। और साथ में इसका उद्देश्य दूसरा ये हो जाता है कि कानून की सरकार बनाना, कानून की सरकार बनाना, ना कि व्यक्तियों की। ठीक, ना कि व्यक्तियों की। इस लाइन का मतलब समझिए, बोला जा रहा है कानून की सरकार बनाना है, ठीक है, व्यक्तियों के नहीं। मतलब सरकार के पास इतने ज्यादा अधिकार नहीं रहेंगे कि अब वो सरकार के मौलिक अधिकार का हनन कर सकता है। यानी व्यक्ति की सरकार नहीं है, कि कोई एक लीडर की सरकार नहीं है कि वो चाहे तो देश से पूरे फंडामेंटल राइट को ही हटा दे, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दे, संवैधानिक संशोधन कर दे। नहीं, कानून की सरकार बनाना। और कानून के अंतर्गत मतलब जो संविधान में लिखा है उसके प्रोविजन के अंतर्गत सरकार चलेगी, ना कि किसी व्यक्ति की अपने महत्वाकांक्षा के आधार पर। ठीक है, तो इसका उद्देश्य ये है। क्लियर? जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही बना करता है। अब दूसरा एक क्वेश्चन बनता है कि आखिरकार क्या कारण है कि इन्हें मौलिक या कि मूल अधिकार कहा गया है। तो कारण कि नहीं, मूल अधिकार क्यों कहा गया है? इंपॉर्टेंट कारण यह होता है कि ये क्या है? एक तरीके से मौलिक है, क्योंकि संविधान ने इन अधिकारों की सुरक्षा दी है। संविधान ने क्या किया? इन अधिकारों को सुरक्षित किया है। अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आइदर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है या कि वो हाई कोर्ट जा सकती है। ठीक है, यानी इन्हें किसी भी परिस्थिति में समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए क्या है? मौलिक है।
फंडामेंटल है, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये क्या है कि इन्हें संविधान द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है। संविधान द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है। उल्लंघन होने पर व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जा सकता है आर्टिकल 32 के अनुसार, और हाई कोर्ट जा सकता है आर्टिकल 226 के अनुसार। ठीक है, दो क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं। व्यक्तियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हो अगर आपके अधिकारों का हनन कोई राज्य कर रहा है। ठीक है, या कि राज्य के अंतर्गत जो भी उसकी कोई भी मान लो संस्था है वो अगर हनन कर रही है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 32 के तहत। आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो आर्टिकल 226 के तहत, 226 के तहत। दोनों आर्टिकल में आपको ये प्रावधान दिए गए हैं जिसके आधार पर आप जा सकते हो। ठीक है, ठीक है, लेकिन अभी कितने 6 हैं, एक मूल अधिकार को खत्म कर देगा। तो वो जो 7 अधिकार हैं मूल अधिकार उसको अपन देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट जो है उसको देख लेते हैं। पहला है अपना राइट टू इक्वेलिटी। पहला है अपना राइट टू इक्वेलिटी, इसको हिंदी में बोलेंगे समता का अधिकार। समता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी, इसको हिंदी में बोलेंगे समता का अधिकार। संविधान में इसे आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक स्थान दिया गया। आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक समता के अधिकार, राइट टू इक्वालिटी के बारे में बताया गया है। सेकंड होता है राइट टू फ्रीडम, मीन्स स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक, आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बोला गया। थर्ड है राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 बोला गया है राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसे आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक रखा गया है। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक। फिर इसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, मतलब सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार। आर्टिकल 29 एंड 30, आर्टिकल 29 एंड 30, ठीक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल, राइट टू प्रॉपर्टी जो अब एक मूल अधिकार नहीं है लेकिन उस टाइम पे किया गया था। संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31। लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल
रेमिटेंस, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। ठीक, ये हो गए आपके पूरे आर्टिकल्स। इसको आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए और इसी तरीके से बनाइएगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी जाए। ठीक, हो गया राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिटेंस, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में दिया गया जगह, जिसकी मैं बात कर रहा था कि उल्लंघन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, तो पूरे के पूरे आर्टिकल आप इसको पढ़ लीजिए। ये पूरे हो जाते हैं आपके फंडामेंटल राइट, ये पूरे मूल अधिकार हैं। देखो यहां तक हो गए, कर लिए ना। अब ये बोला जा रहा है कि ये जो आर्टिकल 31 था, जिसके अंतर्गत था संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, इसे क्या कर दिया गया, इसे समाप्त कर दिया गया। अब ये एक फंडामेंटल राइट नहीं। कब किया गया, 1978 में। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। समाप्त किया गया 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और अब ये जो है संपत्ति का अधिकार एक सामान्य कानूनी अधिकार है जो आर्टिकल 300 का में आगे 300A में उपस्थित है। कौन सा भाग है, भाग नंबर 12। ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप जरूर नोट डाउन करिए कि भाई संपत्ति के अधिकार को अब मूल अधिकार नहीं है बल्कि एक सामान्य कानूनी अधिकार है। ठीक है, एक मूल अधिकार ना हो करके, मूल अधिकार नहीं है बल्कि एक सामान्य कानूनी अधिकार है कि भाई इसका सरकार उल्लंघन कर सकती है, राज्य इसका उल्लंघन कर सकती है और एक व्यक्ति नहीं जा सकता है सुप्रीम कोर्ट कि भैया हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। ठीक, ये हो जाता है आपका मौलिक अधिकार। जितने भी मौलिक अधिकार हैं सबको अपन एक एक करके पढ़ते चलते हैं। क्लियर है? चलो अब यहां पे तो फंडामेंटल राइट की विशेषताएं। पहला, अगर मैं बात करूं तो ये असीमित नहीं है। असीमित मतलब ऐसा नहीं कि आपको फंडामेंटल राइट दे दिया गया है और अब आपके पास राइट टू इक्वालिटी है, मतलब अब आपके पास असीमित अधिकार है। नहीं, उसके ऊपर रोक लगाई जा सकती है। ठीक है, तो पहला क्या इसकी विशेषताएं हैं, ये असीमित नहीं है, असीमित नहीं है, वाद योग्य है। भाई सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हो, असीमित नहीं, वाद योग्य है ना। इसे समाप्त किया जा सकता है, इसको समाप्त किया जा सकता है। समाप्त की जगह प्रतिबंधित किया जा सकता है, लिखे, समाप्त थोड़ी किया जाएगा। इसे प्रतिबंधित, थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, इसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। और कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट। कोर्ट विल डिसाइड इट। भाई कोर्ट डिसाइड करेगी कि भाई रिस्ट्रिक्शन लगाना है फंडामेंटल राइट के ऊपर कि नहीं लगाना है। फर्स्ट नंबर ये हो जाता है। सेकंड नंबर है, ये स्थायी नहीं है, ये स्थायी नहीं है, इसमें संविधान संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा संविधान
संशोधन नहीं जो संविधान के मूलभूत ढांचे को परिवर्तित कर दे, मूलभूत ढांचे को परिवर्तित कर दे। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि स्थायी नहीं है। स्थायी नहीं मतलब आप देख रहे हो कि संपत्ति के अधिकार को क्या किया सरकार ने संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया, तो ये बोला जा रहा है स्थायी नहीं, संविधान संशोधन के द्वारा इसे समाप्त किया जा सकता है, लेकिन ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता जो संविधान की मूलभूत ढांचे को, बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करे। और इस बात को किस में किया गया था? केशवानंद भारती केस में किया गया था, जिसको अपन बाद में देखेंगे। ठीक, तो ये हो गया। थर्ड, अगर इसकी बात की जाए तो इसके अंतर्गत कुछ ऐसे अधिकार दिए गए कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल है, नेशनल इमरजेंसी है, तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आपके आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 समाप्त नहीं होंगे, किसी भी स्थिति में समाप्त नहीं होंगे। चाहे कैसा भी राष्ट्रीय आपातकाल आ जाए, आपके आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 आपके पास रहेंगे मौजूद। लेकिन आर्टिकल 19 समाप्त हो जाएगा अगर कोई बाह्य युद्ध होता है, बाह्य युद्ध या विदेशी आक्रमण होता है। मतलब बाह्य युद्ध या विदेशी आक्रमण की स्थिति में क्या होगा? आपका आर्टिकल 19 समाप्त हो जाएगा, आर्टिकल 19 आपके पास नहीं रहेगा। लेकिन ये सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर समाप्त नहीं होगा। समाप्त नहीं होगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूं राष्ट्रीय आपातकाल, अगर आपके यहाँ नेशनल इमरजेंसी लगती, जैसे इंदिरा गांधी जी ने क्या लगाया था? नेशनल इमरजेंसी लगाया था, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था। उस टाइम पे तो ये आर्टिकल 20-21 तक को उन्होंने समाप्त कर दिया था, लेकिन फिर उसके बाद संशोधन किया गया और बोला गया कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 किसी भी अवस्था में समाप्त नहीं होंगे। मतलब आपको जीने का अधिकार, आपको प्राण का अधिकार, आपको सही तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार, ये सारी चीज़ें का अधिकार रहेगा। लेकिन आर्टिकल 19 कंप्लीट समाप्त हो जाएगा अगर सशस्त्र विद्रोह होता है। सशस्त्र विद्रोह मतलब आपके यहाँ सिविल वॉर होता है, यानी घरेलू हिंसा होती है, भाई आंतरिक गड़बड़ी होती है। पहले शब्द आंतरिक गड़बड़ी का प्रयोग किया गया था, लेकिन आंतरिक गड़बड़ी एक ऐसा शब्द है जिसके ऊपर कुछ भी विचारधारा लगाई जा सकती है। आंतरिक गड़बड़ी, कुछ भी गड़बड़ी हो सकती है। जो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे था, उन्होंने आंतरिक गड़बड़ी के आधार पे आपातकाल लगाया था। उनका ये कहना था क्योंकि बहुत सारी अलग अलग शक्तियां सरकार के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, ठीक है, जिस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल उन्होंने लगा दिया। अब किस प्रकार से षड्यंत्र कर रही है, और अगर ऐसा षड्यंत्र के आधार पे हो तो वो तो डेली ही हो रहा है षड्यंत्र, कुछ ना कुछ। भाई कोई किसी के खिलाफ कुछ बोल रहा है, किसी के खिलाफ कुछ बोल रहा है। हालांकि बहुत सारे केसेस इंदिरा गांधी के ऊपर लगे थे, जिसको हम धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे जब अपन बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट और जो आपके गवर्नमेंट के बीच में किस तरीके से टसन चल रही थी, उसको लेकर के जब अपन बात करेंगे तब वहाँ पे बात करेंगे। ठीक, तो ये बोला गया कि आर्टिकल 19 समाप्त हो सकता है आपका सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं होगा, लेकिन अगर कोई बाह्य आक्रमण हो रहा है, कोई विदेशी आक्रमण हो रहा है, तो आपके पास आर्टिकल 19 भी नहीं रहेगा। मतलब आपके पास ना बोलने का अधिकार रहेगा, ना व्यक्त करने का अधिकार रहेगा, ना आपके पास संघ बनाने का अधिकार रहेगा, ना सम्मेलन बनाने का अधिकार रहेगा, ना कहीं निवास करने का अधिकार रहेगा, और ना ही कहीं आवागमन करने का अधिकार रहेगा, और ना ही कोई व्यवसाय करने का अधिकार रहेगा। ये सब आर्टिकल 19 के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे अधिकार आपके क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे अगर बाह्य आक्रमण होता है। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मुझे बोलने का अधिकार, दो झापड़ मार करके चुप करा के बैठा देंगे। ठीक है, तुम्हें विदेशी आक्रमण करके रखा है, तुम्हें नाचने की फिक्र है एक्सप्रेस करना है, खुद को नाचना है ना, तुरंत दो झापड़ मार के बैठा देंगे। तो वही चीज़ है। क्लियर है? तो ये हो जाता है आपके। और इसके अलावा एक और पॉइंट को अपन लिख सकते हैं कि ये बाइंडिंग है, ये राज्य के ऊपर बाध्यकारी है, बाध्यकारी है। मतलब राज्य अपने आप को इससे हटा नहीं सकती। ये नहीं बोल सकती भैया नहीं, मौलिक अधिकार हम मौलिक अधिकार को नहीं मानते,
राज्य के ऊपर बाध्यकारिता है कि उसे मौलिक अधिकार को मानना ही पड़ेगा, लोगों के अधिकार उसे देना ही पड़ेगा, जो भी उसके पास अधिकार है नागरिकों के। ठीक, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन भी अब क्या है आपका, आरटीआई भी आपका अधिकार है, जिसके आधार पे आप क्या करते हो, सूचना पाने का अधिकार। आप सीधे कोई भी आपको सूचना चाहिए तो आप उसके लिए क्या लगा सकते हो, आरटीआई लगा सकते हो। और सरकार को या कि उस प्रशासन को या कि उस ऑफिस को वो आपको सूचना देनी पड़ेगी, और नहीं देगा तो भाई उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हो। ठीक, तो इस आधार पे राज्य क्या है, बाध्यकारिता है। अब इसके बाद अपन कुछ आर्टिकल्स में आते हैं। ठीक है, अब अपन आते हैं कहां तक बताया था फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। तो अब अपन बात करते हैं फंडामेंटल राइट के आर्टिकल्स के। आर्टिकल 12 किसके बारे में बोलता है, तो आर्टिकल 12 बोलता है राज्य के बारे में, बताता है कि भाई स्टेट क्या है, राज्य, स्टेट। मैंने बोला ये इसकी विशेषता है कि राज्य के ऊपर बाध्यकारिता है, राज्य के ऊपर क्या है, बाइंडिंग है। लेकिन आपको पता भी तो होना चाहिए कि राज्य मतलब क्या है। राज्य के ऊपर तो बाध्यकारिता है, लेकिन राज्य में मतलब क्या है, तो राज्य के अंतर्गत आपकी पार्लियामेंट, आपकी संसद के दोनों सदन, आपकी यूनियन गवर्नमेंट, आपकी संघीय सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस ये शामिल हो जाएंगे। फिर आपकी कुछ लोकल बॉडीज, जिसके अंतर्गत आपकी पंचायती राज भी आ जाएगी, और साथ में म्युनिसिपैलिटीज भी आ जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो किसका दर्जा रख रही हैं, वो स्टेट का दर्जा रख रही हैं, जस्ट लाइक LIC, ONGC, ये सब जो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो राज्य का दर्जा रख रही हैं, वो सारी प्राइवेट कंपनीज भी, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगी, राज्य के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक, तो मतलब इनके विरुद्ध क्या है, अगर ये नागरिकों के अधिकार को वायलेट करते हैं तो इनके विरुद्ध आप क्या कर सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो, क्योंकि इन्हें नागरिकों का अधिकार बनाए रखना है। ठीक है, तो पार्लियामेंट संसद हो गई, यूनियन गवर्नमेंट संघीय सरकार हो गई, स्टेट गवर्नमेंट राज्य की सरकार हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जितनी आपकी प्रशासकीय ऑफिस है, ठीक है, फिर इसके बाद लोकल बॉडीज जितनी आपकी स्थानीय निकाय हो गई, उसके अंतर्गत जितनी पंचायती राज हो गई आपकी, म्यूनसिपालिटीज जितनी आपकी, नगर पालिका, नगर निगम, ठीक है, ये सब हो जाएगी। फिर उसके बाद प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या कि प्राइवेट एंटिटीज, ठीक है, वो उसके अंदर जो स्टेट का दर्जा रखती है, जैसे LIC हो गए, ONGC हो गया, सेल हो गया, है ना, कोल इंडिया हो गया, ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाती है, ये ऐसी प्राइवेट कंपनी से जो स्टेट का दर्जा रखती है। तो ये सब क्या हो जाएगी, आर्टिकल 12 के अंतर्गत हो जाएगी। ये सब क्या है, नागरिकों के विरुद्ध कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं कर सकते जो मौलिक अधिकार आपको प्राप्त है। इस देश के नागरिक हो और तुम्हें अपने अधिकार के बारे में मालूम है नहीं है, इस देश की विडंबना क्या है, लोगों को इतने सारे अधिकार मिले लेकिन उनको मालूम ही नहीं है। तो इसीलिए आपको कम से कम इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अब आर्टिकल 13 क्या बोलता है, आर्टिकल 13 बोलता है न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू मतलब क्या है, इसका मतलब है न्यायालय किसी कानून को इस आधार पर निलंबित कर सकती है कि वो लोगों के
मूल अधिकार को कम या समाप्त करती है, समाप्त करते, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि न्यायालय किसी भी कानून, अब देखो सरकार ने कोई कानून बनाया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास गए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये नल एंड वॉइड है, इसे हम निलंबित करते हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ ये लोगों के फंडामेंटल राइट को क्या कर रहा है? वॉयलेट कर रहा है, लोगों के मूल अधिकार को क्या कर रहा है? उल्लंघित कर रहा है। और चूंकि लोगों के मूल अधिकार क्या है? फंडामेंटल राइट है, आप उसको किसी आधार पर ना ही कम कर सकते हो ना ही उसे आप समाप्त कर सकते हो। तो इस आधार पर क्या कर दिया गया? आर्टिकल 13 बना दिया गया, न्यायिक समीक्षा। सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि वो किसी भी कानून की इस आधार पर समीक्षा कर सकते कि वो लोगों के कल्याण के लिए है कि नहीं है, लोगों का वेलफेयर इंश्योर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। और आर्टिकल 13 में एक और बात क्या बोलता है? बोलता है कि भाई विधि क्या है? विधि मतलब लॉ क्या है, ठीक है। अब यहां तो बोला कि कानून के बारे में बोल रहा है, कानून इट मीन्स विधि या कि लॉ, ठीक है। तो कानून के बारे में तो बोल रहा है, लेकिन यह भी तो बताना पड़ेगा कि विधि है क्या, कानून है क्या। तो यह बोला जा रहा है कि भाई सरकार के द्वारा जो बनाए गए नियम विनिमय, ठीक है, और जो कानून है, जो लेजिस्लेचर के द्वारा पास की जा रही है, पार्लियामेंट के द्वारा पास की जा रही है, या कि अध्यादेश, ऑर्डिनेंस। अब इसके बारे में अपन बात करते चलेंगे ना, बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए कि टर्न देखने को मिल रहा है तो बिल्कुल। अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस, जो राष्ट्रपति या कि राज्यपाल के द्वारा जारी किया जाता है, तो अध्यादेश। इसके अलावा ऐसी रूढ़ी जो विधि का बल रखती हो, विधि का बल रखती है। रूढ़ी मतलब वो पुरानी सोच, ठीक है, बहुत पुरानी सोच है लेकिन विधि का बल रख रही है, वो कानून के अनुसार वो अभी भी मजबूत है। तो वो सब चीजें किसके अंतर्गत आ जाएगी? विधि के अंतर्गत आ जाएगी, लॉ के अंतर्गत आ जाएगी, ठीक है। तो इतनी चीजों को क्या रखा गया? आर्टिकल 13 के अंतर्गत, विधि के अंतर्गत रखा गया, क्लियर। अब यहां पे एक शब्द आप देख रहे हो कि संविधान संशोधन कहीं नहीं लिखा, कहीं लिखा है? या कि ये आ जाएगा कि आर्टिकल 13 के अंतर्गत है, सरकार के द्वारा पास किए कानून, अध्यादेश, संविधान संशोधन या कि कोई रूढ़ी, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से कौन सा नहीं है आर्टिकल 13 के अंदर? तो संविधान संशोधन नहीं है। देखो यहां कहीं पे संविधान संशोधन नहीं लिखा है ना नाम, तो आर्टिकल 13 के तहत संविधान संशोधन को नहीं रखा गया है। मतलब सरकार अगर कोई पुराना कानून है उसको संशोधित करती है तो आप उसके आधार पर नहीं बोल सकते कि भैया ये क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट था और आप इसको उल्लंघन करो। लेकिन इसे भी इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है न्यायालय के द्वारा कि ये मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा है। मूल ढांचा मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन कर रहा है। संविधान संशोधन कि आर्टिकल 13 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं है शामिल, तो संविधान संशोधन के द्वारा किसी भी कानून को क्या परिवर्तित किया जा सकता है, बदला जा सकता है, कम किया जा सकता है। लेकिन वहां पे भी ये बोल दिया है केशवानंद भारती केस में 1973 में केशवानंद भारती केस आया, जो हिस्टोरिकल जजमेंट है, जो ऐतिहासिक एक जजमेंट है, जिसके आधार पर बोला गया कि भैया आप ऐसा कोई भी संशोधन नहीं कर सकते जो संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित कर दे। और संविधान का मूल ढांचा क्या है? फंडामेंटल राइट भी एक संविधान का मूल ढांचा है। जैसे संघीय व्यवहार उसका मूलभूत ढांचा है, राष्ट्रपति का पद मूलभूत ढांचा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम इसका मूलभूत ढांचा है। इस तरीके से अलग अलग टाइम पे क्या करती है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बताती है कि कौन कौन सा है मूलभूत ढांचा है, वो बताती रहेगी अलग अलग टाइम पे। यानी उसने बोल नहीं दिया, यानी मतलब ड्राइविंग सीट में कौन बैठी है? सुप्रीम कोर्ट। कभी भी सरकार के ऊपर क्या कर सकते हैं? रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ठीक है। आर्टिकल
14, ठीक है। क्या मैं बोला, राइट टू इक्वालिटी है आर्टिकल 14 to 18 तक, समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक। तो आर्टिकल 12 और 13 तो सभी के लिए था, ठीक है। आर्टिकल 12 और 13 क्या था, जितने भी मूल अधिकार वो सभी के लिए वो एप्लीकेबल था। लेकिन अभी आर्टिकल 14 जो आता है, राइट टू इक्वालिटी, यानी अब अपन बात कर रहे हैं राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार, ठीक है। तो आर्टिकल 14 जो बात करता है वो दो अधिकारों के बारे में बात करता है। पहला बोलता है विधि के समक्ष समता, इसका मतलब जरूर समझिए, विधि के समक्ष समता। और दूसरा बोला है विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से क्या है, वंचित नहीं किया जाएगा। अब इसका मतलब इसको समझिएगा, ये बोला जा रहा है विधि के समक्ष समता यानी कानून की दृष्टि में सभी समान है। और ये कौन सा है, ब्रिटिश मूल का है, यानी ब्रिटिश विचारधारा है जिसको हमने अपनाया है, ठीक है। और ये अमेरिकी विचारधारा है जिसको हमने अपनाया है, समझे। दोनों विचारधारा हमने पकड़ ली भाई, हमने ब्रिटिश विचारधारा को भी पकड़ ली और अमेरिकी विचारधारा को भी पकड़ ली, जिसके अंतर्गत पहला बोल रहा है विधि के समक्ष समता यानी कानून की दृष्टि में सभी समान है। यानी इसमें बोला जा रहा है विशेषाधिकारों का की समाप्ति, यानी किसी के पास कोई विशेषाधिकार नहीं, कानून की दृष्टि में सभी समान है। यानी यहां पे ये बोला जा रहा है कि विशेषाधिकार का की समाप्ति। क्या बोला जा रहा है, विशेषाधिकार की समाप्ति, यानी किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी विशेषाधिकार नहीं है, ठीक है। चाहे तुम हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, भारत देश का कोई भी नागरिक है, ठीक है। चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज है, चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना हो, किसी के पास किसी प्रकार कानून की दृष्टि में सभी समान है, ये बोला गया है। लेकिन यहां पे बोला जा रहा है विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब यहां पे विशेषाधिकारों को समाप्त नहीं किया जा रहा, बोला रहा है एक समान परिस्थिति में एक समान व्यवहार, ठीक है। मतलब परिस्थितियां हैं, जैसे मान लो कोई परिस्थिति है कि भाई साहब पुलिस स्टेशन में आप बैठे हो, तो पुलिस जो है वो आपके साथ भी एक समान व्यवहार करेगी और कोई लीडर बैठा है उसके साथ भी एक समान व्यवहार करेगी। यानी उस परिस्थिति में विशेषाधिकार समाप्त नहीं हो रहे, बल्कि दोनों को विशेषाधिकार प्रदान कर दिए गए, ठीक है। तो ये क्या है, ये थोड़ा व्यापक शब्द लिए हुए है, ये थोड़ा सा उतना बड़ा शब्द नहीं लेकर के, जहां पे समाप्ति की बात आती है वहां वैसे भी थोड़ा चीजें इधर उधर हो जाती। तो इसमें बोला जा रहा है कि एक समान परिस्थिति में एक समान व्यवहार, परिस्थिति में एक समान व्यवहार, ठीक है। तो ये दो चीजों के बारे में आर्टिकल 14 बोलता है, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। ये दो बात बहुत महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन पूछने की आर्टिकल 14 पूरी संभावना रहती है। क्वेश्चन को घुमा के ट्विस्ट करके अलग अलग तरीके से पूछता है आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 क्या बोल रहा है, आर्टिकल 15 कि भारत के किसी भी नागरिक को धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा, ठीक है। यानी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। अगर किसी का कोई धर्म है, किसी का कोई रिलीजन है, कोई किसी की कहीं पे ओरिजिन हुई है, मूल स्थान कहीं का है, लिंग किसी का है भाई, कोई जेंडर किसी भी है, कोई मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, कोई भी है, उसके साथ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जाति के आधार पर नहीं किया जाएगा, जन्म स्थान के आधार पर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 15 इसने के बारे में बोलता है। साथ में यहाँ पे आर्टिकल 15 दो तरीके की चीजें बताता है।
एक बोलता है कि भाई कोई सार्वजनिक भोजनालय है, कोई मनोरंजन का स्थान है, कोई रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट या कि कोई भी दूसरे तरह के स्थान है, ठीक है, जो सार्वजनिक स्थल है, सार्वजनिक स्थल। एक ये वाला बोलता है और दूसरा बोलता है कोई कुआं है, नहीं इसको ऐसे लिख लीजिए कि सरकार द्वारा पोषित अल्प व पूर्ण रूप से कोई कुआं है, कोई तालाब है, कोई स्नान घर है, स्नान घाट है, ऐसे कोई भी चीज़ है जो सार्वजनिक स्थल है। यहाँ पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो दो कंडीशन बोलता है, एक बोलता है सार्वजनिक भोजनालय मनोरंजन, यहाँ पे तो यहाँ पे केवल किसको अधिकार है? राज्य केवल भेदभाव नहीं करेगा। यानी यहाँ पे कोई व्यक्तिगत जो निजी चीज़ है वो भेदभाव कर सकते। भाई कोई होटल है, वो आपको नहीं जाने से आपको रोक सकता है जाने से कि नहीं भाई तुमको नहीं जाने देंगे, ठीक है। कोई सिनेमा हॉल है, आपको नहीं जाने देगा, क्योंकि वो क्या है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। वो अपनी कोई भी लगा सकता है, ड्रेस कोड लगा सकता है, कुछ चीज़ भी लगा सकता है, जिसके आधार पे वो आपको रोक सकता है। और आप वहाँ पे ये क्लेम नहीं करोगे कि भाई हमारे पास आर्टिकल 15 है, भाई हमें यहाँ पे जाने से रोक रहा है, क्योंकि वो केवल क्या है, राज्य के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है। और जो दूसरा है वो राज्य और निजी दोनों व्यक्तियों के ऊपर एप्लीकेबल है। ये वाला राज्य और निजी दोनों व्यक्तियों के ऊपर एप्लीकेबल, ठीक है। तो दो चीज के बारे में आर्टिकल 15 बताता है। एक बताता है कि ये ऊपर वाली कंडीशन केवल राज्य के लिए एप्लीकेबल है, और दूसरा बोला है राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के ऊपर ये एप्लीकेबल है। दोनों अगर किसी प्रकार का ऐसा भेदभाव कर रहे हैं, कोई सार्वजनिक स्नान घर है, तो वहां पे निजी व्यक्ति भी ऐसा नहीं कर सकता, किसी को जाने से नहीं रोक सकता। और अगर वो रोक रहा है तो उसके खिलाफ केस हो सकता है, उसकी लुटिया डूब जाएगी, है ना। हाँ, इसमें ये बोला जा रहा है कि देखो, ये मैं बोला आर्टिकल 15 बोल रहा है, ये कंडीशन रख रहा है। फिर अब कंडीशन में बोला जा रहा है कि भैया किसी के साथ हम भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन कहाँ पे भेदभाव नहीं करेंगे, किसी स्थान में भेदभाव नहीं करेंगे, किसी जगह पे भेदभाव नहीं करेंगे। तो ये दो कंडीशन भी बता दिया गया है कि भाई कोई सार्वजनिक स्थल है, कोई सार्वजनिक भोजनालय, रेस्टोरेंट है, होटल है, कोई भी सड़क अड़क है, कोई भी जगह है, तो स्कूल भी आ जाएगा, सार्वजनिक जो आपके स्कूल सरकारी स्कूल आ जाती है ना। तो यहाँ पे सब क्या किया जा सकता है, यहाँ पे क्या किया जा सकता है, यहाँ पर भेदभाव कौन नहीं करेगा, राज्य भेदभाव नहीं करेगा। यानी राज्य यानी सरकार की गवर्नमेंट, जैसे कलेक्टर है, किसके अंतर्गत आ जाती है, सरकार के अंडर में आ जाता है। कोई नगर पालिका हो गई, किसके अंडर है, सरकार के अंडर में। पंचायती राज किसके अंडर में, सरकार के अंडर में। तो वो अगर किसी प्रकार से रोक टोक करती है, आपको नहीं जाने, आपको जाने से रोक रही कि आपका ये धर्म है, कि आपका ये लिंग है, कि आप इस जगह पे पैदा हुए हो, कि जो भी है, उस आधार पर अगर रोकते तो आप कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो कि भैया ये हमें रोक रहे हैं। केवल राज्य, निजी व्यक्ति रोक सकता है, ठीक है, क्योंकि निजी व्यक्ति के द्वारा अलग अलग चीज बनाई जाती है, तो निजी व्यक्ति रोक सकता है। सेकंड में बोल रहा है सरकार द्वारा पोषित। सरकार द्वारा पोषित मतलब सरकार द्वारा फंडेड, सरकार उसका फंड दे रही है, या कि पूर्ण रूप से दे रही है, कि अंशतः दे रही है, या कि थोड़ा बहुत दे रही है। वहां पे निजी व्यक्ति के ऊपर भी एप्लीकेबल हो रहा है, और वहां पे राज्य के जो सरकारी स्कूल है, या कि जैसे सरस्वती स्कूल होती है, सरस्वती स्कूल क्या होती है, गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड होती है। तो वहां पे आप इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, किसी बच्चे का एडमिशन आप इस आधार पर नहीं रोक सकते कि भैया वो ट्रांसजेंडर है, ठीक है, कि वो किसी दूसरे धर्म से बिलोंग कर रहा है, कि वो भाई वो नेपाल से आया, कि वो भाई वो असम से आया, हम उसको नहीं देंगे एडमिशन। वहां पे कोई निजी व्यक्ति भी नहीं रोक सकता, जबकि सरकारी स्कूल क्या है, एक प्राइवेट स्कूल है, लेकिन सरकार द्वारा क्या है, फंडेड है, गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है। तो वहां पे राज्य और व्यक्ति, निजी व्यक्ति दोनों के ऊपर वो चीज लागू होती है। क्लियर है। अब अपवाद रखा है, कुछ एक्सेप्शन है कि भाई भेदभाव किया जा सकता है, किसके आधार पर, भैया बच्चों को,
कोई बच्चा है उसके आधार पर आप भेदभाव कर सकते हो ना, बोले नहीं बच्चों के साथ भी समान अधिकार करना है, पगला है। बच्चा और महिलाएं, हमारे यहाँ बोलते हैं ना बच्चों और महिलाओं के ऊपर, और इवन बुजुर्ग भी डाल दो। हालांकि बुजुर्ग को इसने इंक्लूड नहीं किया इस आर्टिकल में, लेकिन बुजुर्ग के साथ भी, विकलांग के साथ भी, जो दिव्यांग, विकलांग बोलना मतलब गलत शब्द हो जाता है, दिव्यांग है, डिसेबल्ड पर्सन है, उनके लिए। तो ये सबके लिए क्या है, सरकार क्या कर सकती है, अलग से पॉलिसी लेकर के आ सकते, सरकार अलग से नीति बना सकती। तुम जा करके खड़े ना हो जाना कि भाई बच्चों को क्यों मुफ्त में शिक्षा दे रहे हो, हम कोचिंग कर रहे हैं हमें क्यों नहीं दे रहे हो, हमसे पैसा लिया जा रहा है। ठीक है, वो बच्चा है, हालांकि तुम भी अपने आप को बच्चा ही मान रहे होगे लेकिन हो गए हो तुम सांड, है ना, बच्चे नहीं रहे, कौन हो गए हो, सांड। रोड में यहाँ वहाँ भागता है ना भाई, हाँ स्पेशली ये, नहीं बुजुर्ग नहीं, तुम सांड हो लाल कपड़ा पहन के नहीं, लाल नहीं फुल बच गया। बच्चों जैसे निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना जो आपका राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, कितना 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, ये मौलिक अधिकार है, देखेंगे आगे। ठीक है, महिलाओं के लिए बोला गया है कि भाई महिलाओं को कुछ आरक्षण प्रदान किया गया है, जैसे आपके पंचायती राज में भी महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है, भाई उस आधार पे भी आप नहीं कर सकते। ऐसे बुजुर्गों के लिए कुछ पेंशन स्कीम चालू करके रखी है, महिलाओं को अभी 1000 रुपया दे रही है मध्य प्रदेश की सरकार। अब समता के कुछ अपवाद, समता के कुछ अपवाद भी पढ़ लो भाई साहब। अब ये अपवाद इतना तो पढ़े, इसके आगे का कुछ अपवाद जो महत्वपूर्ण अपवाद रहते हैं। मिला ये सर 1.5 फोन लगा था, कहाँ भैया? अरे तो तुम कर सकते हो यार, इतना तो नहीं दिख रहा है, कहाँ चले जाएं सर बताओ। लगेगा कहे कि लड़े मर रहे हैं बाहर। थोड़ी देर से खत्म करते हैं। ठीक है, समता के अपवाद। अब देखो एक आर्टिकल 361 है, आर्टिकल 361, अब इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। ये बोला जा रहा है समता के अपवाद कुछ इक्वालिटी के क्या है, एक्सेप्शन है, कि भाई आप उनको ये नहीं बोल सकते राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत भाई आप उनको क्यों विशेषाधिकार दे रहे हो, अपवाद है। जैसे ये बोला जा रहा है कि भाई राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान, अपने कार्यकाल के दौरान इनके ऊपर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होगी, नहीं होगी। सिविल कार्यवाही हो सकती है, सिविल कार्यवाही हो सकती, वो भी 2 महीने की पूर्व सूचना देने पर, पूर्व सूचना देने पर। ये किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं रहेंगे, प्रति जवाबदेह नहीं रहेंगे। ठीक है, अब इस लाइन को अच्छे से समझिए। यह बोला जा रहा है राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान, जब भी उनका कार्यकाल है, जो उनका टेन्योर चल रहा है राष्ट्रपति के पीरियड में, उनके ऊपर कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती, उनके ऊपर केवल और केवल सिविल कार्यवाही,
सिविल कार्रवाई मतलब राजस्व से संबंधित कोई मुद्दा हो गया है ना, वो भी किया जा सकता है, लेकिन आप वो पूर्व 2 महीने के पहले पूर्व नोटिस उनको दोगे। पहले 2 महीने पहले बताओगे कि भैया इतना आपके ऊपर दंड लगाया जा रहा है, राजस्व से संबंधित सिविल कार्रवाई की जा सकती है। वो क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं रहेगी, दांडिक कार्रवाई नहीं रहेगी, ठीक है, सिविल कार्रवाई रहेगी, वो भी 2 महीने के पूर्व सूचना देने पर। ये जो राष्ट्रपति या राज्यपाल है किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है, ठीक है। इन्होंने कुछ बोला तो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बोल सकती या कि कोर्ट ये नहीं बोल सकती कि इन्होंने हमारी अवमानना की है। जैसे आप कुछ भी बोल दो कोर्ट के बारे में तो तुरंत आपको उठा के ले जाएंगे, क्यों? कोर्ट की अवमानना की हो तुम, ठीक है, उस आधार पे। लेकिन अगर इन्होंने कुछ बोला चूंकि अपने कार्यकाल के दौरान, तो ये किसी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है, ठीक है, कोई अवमानना के ऊपर इनका केस नहीं लगेगा, ठीक है। जज को गाली भी दे दिया, बोला जज हो गया कोई दिक्कत नहीं, तो निकल एक बार प्रेसिडेंट नहीं रहेगा तब तेरे को बताएंगे, जब तक प्रेसिडेंट बेचारा बैठा है क्या करे, और धर के गाली दिए जा रहा है राष्ट्रपति हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट है, कुछ भी कर सकती है। हाँ नहीं, सुप्रीम कोर्ट लगा सकती है, वो भाई कुछ का कुछ कानून को यहाँ वहाँ टेढ़ मेढ़ कर डाले, है ना, कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में केस लगाने से फाइल हो जाता है, मतलब फाइनल हो जाता है। ऐसा कोई चीज़ फाइनल नहीं होती। अब डिपेंड ये करता है उसको चैलेंज करने के लिए उससे ज़्यादा बड़ी बेंच चाहिए आपको। देखो तुम्हें, मान लो तुम्हें लोअर कोर्ट ने कुछ, तुम्हारा केस था, अब लोअर कोर्ट में तुम्हें सजा सुना दी गई, अब तुम हाई कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट में तुम्हारा केस गया, तुम बोले कि वहाँ पे भी हार गए, तुम सुप्रीम कोर्ट जा रहे, वहाँ पे भी हार गए। दिक्कत वहाँ पे नहीं होती, लेकिन तुम्हारा इंडिविजुअल केस में सुप्रीम कोर्ट हाथ क्यों लगाएगी? सुप्रीम कोर्ट के पास इतना टाइम थोड़ी है, व्यक्तिगत केस नहीं देखती सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का काम है संघ और राज्यों के बीच के विवादों को सुलझाना। हाई कोर्ट जाओ, हाँ बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारी चीजें हैं ना, उनका मेन काम है संविधान की व्याख्या करना, पहला काम। दूसरी बात, लोगों का कल्याण इंश्योर कराना। बहुत लोगों के कल्याण जुड़े हुए हैं तो आप आरटीआई लगाओ, है ना, आप याचिका दायर करोगे, तो वो सब चीजों में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट उन सब चीजों, न्यूज़पेपर में पढ़ा उसने हेडलाइन, उसको उठा लिया जनहित याचिका, है ना, तो उसको उठा सकती है, लेकिन तुम्हारा इंडिविजुअल केस नहीं लेगी वो सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट भी नहीं जाना है तुम्हें, पहले तुम्हें लोअर कोर्ट जहां पे हुआ है वहां तुम जाओगे, और वहां से अगर तुम हार गए तो तुम अपील कर सकते हो उच्चतम जो हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तब जाना है जब बिल्कुल केस ऐसा हो जो पूरी तरीके से पलट सकता है, कि किसी को फांसी दी गई और फांसी पूरी तरीके से समाप्त हो सकती है, या कि हाई कोर्ट ने ऐसा केस दे दिया कि नीचे वाले को फांसी नहीं थी, ऊपर वाले को फांसी दे दी, तब सुप्रीम कोर्ट उस केस को अपने पास मंगवा सकता है कि भाई ऐसा क्या हो गया, इतना कैसे जजमेंट में अंतर हो गया कि नीचे वाले ने कुछ दिया ही नहीं और ऊपर वाले ने सीधे फांसी दे दी, हम भी इसको चेक करेंगे। सुप्रीम कोर्ट अपने मन से कर सकती, आप वहां जा नहीं सकते। और सुप्रीम कोर्ट में कोई चीज फाइनल नहीं होती, आप अगली बार जो होगी उससे बड़ी बेंच चैलेंज कर सकते। यानी एक बार किसी जजमेंट को दिया 4 जज की बेंच ने, अब अगली बार देगा 6, उसके अगली बार देगा 8, ऐसे बड़ी बड़ी बेंच देंगे। यानी उसके केस को अगर पलटना है तो बड़ी बेंच चाहिए, छोटी बेंच केस को नहीं पलट सकती। आर्टिकल 361 का ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है संसद की कोई कार्यवाही हो रही है ना, संसद की सत्य कार्यवाही, मतलब जो कार्यवाही है वो सत्य है। सत्य कार्यवाही को कोई भी व्यक्ति समाचार पत्र में प्रकाशित कर सकता है। प्रकाशित कर सकते हैं, ठीक है। सत्य कार्रवाई को कोई भी व्यक्ति सुप्रीम को समाचार पत्र में प्रकाशित कर सकता है। मतलब हो रही है पार्लियामेंट में कोई, है ना, बहस हो रही है, आप उसे समाचार पत्र में डाल सकते हो, आप उसे सोशल मीडिया में डाल सकते हो। इसके आधार पर कोई संसद का मेंबर ये नहीं बोलेगा ये हमारी स्पेशल राइट है भाई,
हम वहाँ बहस कर रहे हैं, आप इसको क्यों पब्लिकली दिखा रहे हो? ठीक है, तो किसी के पास भी अधिकार है, क्योंकि अब आप पब्लिक प्रॉपर्टी हो। कोई एमपी एमएलए बोले भाई तुम मेरी निजी जिंदगी में क्यों दखल कर रहे हो, तुम बोले तुम पब्लिक प्रॉपर्टी हो, क्यों ना करें? तुम्हें हमने चुना है, तुम्हारी अब पब्लिक लाइफ, तुम्हारी प्राइवेट लाइफ भी अब पब्लिक लाइफ हो चुकी है, क्योंकि जो तुम प्राइवेट लाइफ में कर रहे हो वो भी पब्लिक को किसी तरीके से प्रभाव पहुंचा रही है। अब तुम ले लिए बंगला, एमपी हो, ले लिए बंगला, तुम बोले ये तो मेरी प्राइवेट लाइफ है, मैं ले सकता हूँ। बोले पैसा कहाँ से आए बताना पड़ेगा ना, पब्लिक जवाबदेह हो पब्लिक के प्रति, पब्लिक ने तुम्हें चुना है। तो इसीलिए बोलते हैं ना एमपी एमएलए की कोई प्राइवेट लाइफ नहीं होती। देखो अभी कौन है जिसके साथ वो परिणीति चोपड़ा की शादी हो गई? हाँ, राघव चड्ढा चल रहे हैं इस समय, वही चल रहे हैं बेचारे, वही चल रहे हैं। मतलब मीडिया के पास कुछ है ही नहीं, और सोशल मीडिया में तो भरमार पड़ी हुई है। परिणीति चोपड़ा जो एक टाइम के बाद गायब हो थी कुछ 2-4 साल से, वो अचानक से लाइमलाइट में आ गई। तो मतलब लोगों को लग रहा है शादी कर लो लाइमलाइट में आ जाते हैं, चलो कम से कम कुछ दिन तक तो हमें याद ही किया जाएगा। अमृता राव शादी करी, लाइमलाइट में आ गई, वो आरजे के साथ करी ना, आरजे अनूप क्या नाम है उसका, अरे वो विवाह की एक्ट्रेस, विवाह तो देखी होगी सबने, देखिए। तो क्या है, यही हो रहा है ना, एक्टर और एक्ट्रेस के लिए भी क्या है जीवन में, भाई फिल्म नहीं चल रही बहुत टाइम तक, लाइमलाइट में नहीं, शादी कर लो, पब्लिक तो वेली पड़ी है, शादी की देख रही है, वीडियो वायरल हुए जा रहे हैं, और मीडिया तो बिल्कुल भरी पड़ी है ही नहीं कुछ उनके पास दिखाने के लिए। 36 तो मीडिया चैनल बन चुके हैं, कहाँ दिखाएं, घूम रहे हैं यहाँ वहाँ, सेलिब्रिटी फिल्म के हीरो हीरोइन को बना दिए भगवान, भगवान का दर्जा मिल चुका है उनको कायदे से। तो आर्टिकल 361 क्या है, ये आपके कुछ विशेषाधिकार है। इसके अलावा आपका आर्टिकल 105, ये आर्टिकल 105 भी लिख लीजिए, ये क्या है। अब देखो संसद है, पार्लियामेंट है, अब वहां का कोई सदस्य है, संसद का सदस्य, वो कुछ बोल रहा है, यानी उसके किए कृत्य मतलब उसने जो भी कुछ काम किया या कि कुछ भी बोला, ठीक है, या कि वो किसी समिति का मेंबर है, तो वहां पे उसने कुछ बोल दिया, कुछ बोला, तो आप उसके आधार पर उसके ऊपर क्या कोई केस नहीं कर सकते, ठीक है, कि उसने कुछ बोला और आपने केस कर दिया कि भाई ये हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है, कि यानी ये जो बोल रहा है ये कुछ ऐसा है जिससे हमारे देश की अवमानना हो रही है, ये हो रहा है, नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि क्या है, इसको स्पेशल राइट दिया गया है संसद के सदस्य को। क्यों दिया गया है? ताकि भाई संसद में हेल्थी कन्वर्सेशन हो सके। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोलो आपके ऊपर यही लगा दिया जाए कि तूने बोला मतलब देश विरोधी बात है, ठीक है। बाहर तुम बोलोगे तो उसको बोल दिया जाएगा कि भाई ये क्या है, देश विरोधी। जैसे राहुल गांधी बाहर बोले कि जितने चोर हैं मोदी 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 लगा दिया उनके ऊपर अवमानना का केस, लग गया ना, सदस्यता चली गई, केस भी हो गया, जेल भी होने वाली थी, वो तो जमानत मिल गई, क्योंकि बाहर बोले। हाउस के अंदर बोल देना था, दिक्कत ये हो जाती है ना, पता नहीं रहता, कोई बताने वाला नहीं है, हाउस के अंदर बोल दो, हाउस के अंदर बोल दो मोदी चोर है, जब से चिल्ला रहे मोदी चोर है, कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि हाउस के अंदर आपके पास है, फ्रीडम है सामने वाले को बोलने के बारे में। लेकिन मैं हाउस में नहीं खड़ा हूं मेरे ऊपर लग जाए हाउस में इसीलिए चिल्लाते हैं, है ना। हाउस में आप कुछ भी बोल सकते हो, उठा के किसी के ऊपर माइक फेंक रहे हैं, किसी के ऊपर कुर्सी फेंक रहे हैं, कागज फाड़ रहे हैं, कोई कुछ नहीं, क्या कर सकता है वहां का जो अध्यक्ष है वो प्रयोग केवल, ठीक है बाहर निकलो, कार्रवाई रोक दिया, बाहर निकलो। लेकिन उठा के वो भी थोड़ी 2 झापड़ दे देगा, पकड़ के उस इनको बीच में दे दिए, ऐसे डाले बोरा, ले पड़ी पड़। अध्यक्ष बोले मैं तो अध्यक्ष हूं, बोले हमें मालूम ही नहीं कौन मारा, है ना। ऐसा नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो मतलब हाउस के अंदर किसी भी संसद के सदस्य को कुछ भी बोलने की छूट है, ताकि वो कोई भी बात को अपनी रख सके, उसके ऊपर फिल्टर ना लगे रहे कि ये बात बोल रहा है मतलब उसको उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा, ये होता है। और ऐसे ही आर्टिकल 194 में है राज्य विधानमंडल के सदस्य को, आर्टिकल 194 राज्य विधानमंडल के सदस्य,
राज्य विधानमंडल के सदस्य को, यही सेम छूट है कि भाई राज्य विधानमंडल का सदस्य भी क्या कर सकता है, वहां की कार्यवाही में कुछ भी बोल सकता है। किसी कमेटी का मेंबर है तो वहां पे वो अपनी राय रख सकता है, वो बात कर सकता है। उसके आधार पे आप ये नहीं बोलोगे कि भैया इससे किसी के मूल अधिकार का हनन हो रहा है। ठीक है, ये कुछ अपवाद है, समता के अपवाद। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी के ये कुछ अपवाद है। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ वाली क्लास को अब हम यहीं खत्म करते हैं। फिर आर्टिकल 15 को थोड़ा सा और है, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। मंडल कमीशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मंडल कमीशन इंपॉर्टेंट है। AWS के बारे में बात करेंगे, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बारे में बात करेंगे, OBC के बारे में बात करेंगे, क्रीमी लेयर के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 15 तब कंप्लीट होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। तो भाई अब जो भी वीडियो देख रहे हैं, बाकी का टॉपिक अपन कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। तो भाई जो वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और अगर कुछ कमेंट करना है तो वो भी कर सकते हैं, तो कर दो भाई।